अजीत दोवल जो है, जो कि जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर रह चुके हैं, उनका वो 7 साल पाकिस्तान में रह चुके हैं। जनरल बाजवा की अपॉइंटमेंट हुई थी तब वो एक खबर की मतलब आप ये खबर कह सकते हैं, खबर आई थी कि उनके थोड़े से फैमिली के अंदर जो है ना लोग जो हैं उनकी शायद रिलीजन का कादियानियत का वो थोड़ा सा एक चीज़ जो कि उभरी थी। हिना रब्बानी खर साहिबा ने कहा कि चाइना हमारा असल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और हमें उसे रिस्क नहीं करना चाहिए जस्ट बिकॉज हमारे अमेरिका के साथ रिलेशन हैं। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डायरेक्टरेट न्यूज़, जहां हम यूजुअली तो हफ्ते भर की टॉप न्यूज़ स्टोरीज को आपके लिए कॉन्टेक्चुअलाइज करते थे, लेकिन अब मुल्क में पॉलिटिकल हालात ऐसे हैं, कुछ ही एक दो स्टोरीज होती हैं जिसके ऊपर सब बात कर रहे होते हैं और हमने कहा कि फिर हम उन स्टोरीज़ के ऊपर बात करें जो आपको अफेक्ट करती हैं, जो हमारी सोसाइटी को अफेक्ट करती हैं और जिसके बारे में आई थिंक हम सबका ही वैसे ख्याल है कि एक डिबेट जनरेट होनी चाहिए। तो इससे के पहले हम टॉपिक्स के ऊपर मैं एक रन डाउन दे दूंगा, लेकिन सबसे पहले हम अपने गेस्ट्स की तरफ चलेंगे। सबसे पहले उसमें हम वेलकम बैक करेंगे आयशा अली को, जो पिछले एपिसोड में नहीं थी, थोड़ी बहुत बिजी थी। वापस आके आपको कैसा लग रहा है आयशा? बहुत दिल गार्डन बहुत मज़ा आ रहा है यार। इट्स गुड टू बी बैक। और टेक्निकली आई वाज सपोज्ड टू गो ऑन अ वेकेशन लास्ट वीक, पर वो मौसम की खराबी की वजह से जो है वो हम नहीं जा सके। सो वी वर इन इस्लामाबाद, छुट्टी भी नहीं हुई और बस डायरेक्टेड न्यूज़ की छुट्टी हो गई थी। तो सही। अदील आप बताएं। यार वीक अच्छा गुजरा है, बस कुछ मसरूफियात रही हैं, बाकी पॉलिटिकल और मुल्क में तो काफ़ी हलचल चल रही है, तो उस पर बात करेंगे आगे। सही। अच्छा, बिल्कुल स्टार्ट करने से पहले एक ये कर लेते हैं कि थोड़ा बहुत रन डाउन कर लेते हैं, आप लोगों को भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इंजीनियर मिर्ज़ा के ऊपर जो ब्लास्फेमी केस है, उसके ऊपर थोड़ी बहुत हिस्ट्री के ऊपर भी बात करेंगे इसकी। दूसरी जो बड़ी स्टोरी है वो डिस्कॉर्ड लीक्स हैं। ये कोई नई स्टोरी नहीं है, पुरानी है, टाइम हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान में इसके ऊपर डिस्कशन नहीं हो रही थी। अब जब हिना रब्बानी खर साहिबा की और शहबाज शरीफ साहब के कुछ डिस्कशंस या मेमोज जो सामने आए हैं, उसकी वजह से ये नेशनल न्यूज़ पे आई है, लेकिन अभी भी उतनी नहीं आई जितनी आनी चाहिए, जितनी इंपॉर्टेंट खबर है। तीसरी खबर हमारी ये है कि कुछ महीने पहले कतर में कुछ इंडियन स्पाइस, एलिजेड इंडियन स्पाइस को पकड़ा गया था क्वेश्चनिंग के लिए, और उस वक्त के लिए तो स्टोरी दब गई थी, लेकिन अब जो अपडेट्स आ रही हैं उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद हम थोड़ी बहुत अपडेट्स के ऊपर चले जाएंगे। मेट गाला हुआ है इंटरटेनमेंट न्यूज़ में, आयशा थोड़ा बहुत बता देंगी। उसके बाद सेंसस के जो मामला चल रहे हैं और उसकी पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस के ऊपर थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा। और जो हमारा तीसरा था स्पोर्ट्स सेगमेंट तो करते ही अदील हैं, और इसके अलावा कुछ और जो पार्लियामेंट में जो हमारे हालात वाक़यात हैं उसके बारे में भी थोड़ी अपडेट देंगे। सबसे पहले इंजीनियर मिर्ज़ा के ऊपर ब्लास्फेमी केस, स्टेटमेंट्स उनके साथ बहुत ज़्यादा जोड़ी जा रही हैं। अच्छा, एक जो इसके अंदर सेंट्रल फिगर थी वो पीर अफजल कादरी साहब की थी, जिन्होंने एक बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का स्टैंस लिया और कुछ इनसाइड भी किया एक मॉब वायलेंस को इंजीनियर मिर्ज़ा के ख़िलाफ़। अच्छा, इसमें एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो ये थी कि जो इंजीनियर मिर्ज़ा हैं उनकी मुफ्ती तारिक मसूद के साथ काफ़ी एक इंटेलेक्चुअल आप कह सकते हैं एक सेम ओपिनियन नहीं था, काफ़ी मामलात पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। लेकिन मुफ्ती तारिक मसूद साहब से जब उनके पूछा गया कि उनका क्या इस मामले में ओपिनियन है, तो वो उनका ये कहना था कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है, आपके पास एक सिस्टम है, आप उसको इस्तेमाल करें। आयशा, मैं इसके ऊपर बात करना चाह रहा था क्योंकि मैं कुछ हफ्तों से ये देख रहा हूँ, ये खबर आ रही है ब्लास्फेमी की, लेकिन कोई एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं आ रही कि किस स्टेटमेंट के पीछे किया गया। लेकिन एक चीज़ जो सबने नोटिस किया वो ये है कि जो इंजीनियर मिर्ज़ा साहब हैं ये काफ़ी एंटी इस्टेब्लिशमेंट किस्म की स्टेटमेंट्स दे रहे थे। और जो दूसरी फिगर की मैंने बात की, पीर अफजल कादरी साहब, उनके बारे में ये कहा जाता है एलिजिडली कि वो मिलिट्री के करीब रह चुके हैं। उनकी हिस्ट्री थोड़ी बहुत बताइएगा पीर अफजल कादरी साहब की, अगर कोई हिस्ट्री हो। पीर अफजल कादरी जो है वो TLP के बहुत की फिगर रह चुके हैं इन द पास्ट, और अब जो है वो उस टाइम पे TLP और इस्टेब्लिशमेंट के जहाँ तक रिलेशंस की बात है, व्हेन ही वाज पार्ट ऑफ द पार्टी, तो यही उस बारे में उस टाइम पे ये था कि जो TTP के खिलाफ फतवे जो इशू हुए थे ना, ही वाज वन ऑफ द लीडिंग स्कॉलर्स हु इशूड देम, ठीक। और इनके खादिम हुसैन रिजवी के साथ भी बहुत क्लोज टाइज थे, बोथ ऑफ देम यूज्ड टू लीड द पार्टी टुगेदर। और जो इससे पहले मैं थोड़ा बहुत बता दूं, उसी के साथ खादिम हुसैन रिजवी के साथ जो 2017 में धरने हुए थे, जो एलिजिडली कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाने की कोशिश की थी ख़त्म नबूवत के हवाले से, तो उसमें भी ये बड़े शाना बशाना खड़े हुए थे खादिम हुसैन रिजवी के साथ। और जब आसिया बीबी का केस हुआ था और जब उन्हें रिहा किया गया था, तब भी इन्होंने जो एक्चुअली में जब ये जेल गए थे तो वो वजह यही थी कि इन्होंने स्टेटमेंट्स दी थी कि वो लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं सारे प्रोसेस में, उनके कुछ ना कुछ वही इनसाइट टू वायलेंस टाइप।
और उसके बाद जब ये जेल चले गए तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये था कि उन्होंने फिर माजरत कर ली कि ये जज्बात में बह गए थे। इसके अलावा जिस तरह मैंने पहले भी इनकी इंट्रोडक्शन में कहा कि मिलिट्री के साथ एलिजिडली इनके करीबी ताल्लुकात देखे जाते थे, तो अदील ये इनकी कुछ जनरल बाजवा के हवाले से भी कुछ हिस्ट्री थी, उसके अलावा भी इनके क्या ताल्लुकात रहे? यार ये पहले भी जब जनरल बाजवा की अपॉइंटमेंट हुई थी तब वो एक खबर की मतलब आप ये खबर कह सकते हैं, खबर आई थी कि उनके थोड़े से फैमिली के अंदर जो है ना लोग जो हैं उनकी शायद रिलीजन का कादियानियत का वो थोड़ा सा एक चीज़ जो कि उभरी थी। उस टाइम भी यही लोग थे जो कि बड़े वोकल थे इस चीज़ में कि ये नहीं होना चाहिए कि आपका जो मुल्क का जो फ़ौज का सरबराह है उसके जो ख़ानदान है उसमें कोई ऐसा एलिमेंट हो। तो उस टाइम भी ये था, लेकिन हमने ये देखा कि ओवर द ईयर्स ये जिस तरह चीज़ इवॉल्व हुई है, आई बिलीव वो बहुत ज़्यादा जो है ना हमारे लिए एज अ कंट्री, मैं अभी हमने जब डिस्कशन शुरू की तो मेरे वैसे जहन में आया कि वो जो एक आर्टिकल लिखा था परवेज़ हुदबाई ने, ऑल्दो मैं परवेज़ हुदबाई से मुख्तलिफ चीज़ों में ख़िलाफ़ करता हूँ, लेकिन उन्होंने आर्टिकल लिखा था कि जो मुसलमान हैं, पाकिस्तान के मुसलमान और बाकी दुनिया के मुसलमानों में बहुत फ़र्क है। मतलब इवन जो स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं जहाँ पे रिलीजन स्टेट रिलीजन इस्लाम है, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें नहीं होती जो यहाँ पे होती हैं। मेरे ख्याल से वो जो चीज़ है ना, अब हमने हिस्ट्री तो डिस्कस कर ही ली है, जो मेन एंगल है, जो मेन कंसर्न है हम में से हर एक बंदे का, वो बेसिकली यही है कि जब हम बात कर रहे हैं कि इतने ज़्यादा जो पर्टिकुलरली ब्लास्फेमी को लेके जो इतना फ्रीक्वेंट यूज़ है लोगों का, मतलब लोग कानून क्या, लोग कुछ भी नहीं सोचते ना कुछ देखते हैं, सीधा सीधा इल्ज़ाम लगाओ, बंदा चला जाता है, बंदे की लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो ये हमारे यहाँ क्यों है, सिर्फ हमारे यहाँ ही ज़्यादा, मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आती। और आई बिलीव इवन आप याद होगा आपको, जैसे ये खान साहब के दौर की बात थी, फ्रांस में वाक़या हुआ था, इसी तरह स्वीडन, वो जो शेंजन स्टेट्स, जो शेंजन कह रहे हो स्कैंडिनेवियन स्टेट्स हैं, वहाँ पे अक्सर चीज़ें होती हैं, वो बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन हमने ये देखा है कि मुसलमान वहाँ भी एग्जिस्ट करते हैं, मुसलमान रोकते हैं, लेकिन मुसलमान ये नहीं करते कि आप जो है वो बेसिकली जाके उसको ख़त्म ही कर दो। एग्जैक्टली रेट होती है। वो मुझे चीज़ समझ नहीं आती कि अब देखें, हम ही इस्लामिक स्टेट नहीं है, इस्लामिक स्टेट सऊदीया ले लें, मतलब मिडिल ईस्ट तो भरा हुआ है, तो ये और भी स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं। उन्होंने डेवलपमेंट या उनकी जो इथिकल वैल्यूज़ हैं, ये जो उनकी सोशल नॉर्म्स हैं, वो हमसे इतनी आगे चली गई हैं कि अब हम लोग अभी भी, और सिर्फ पहले तो ये चीज़ देखी जाती थी ना कि एक फैनेटिक उठा है, एक रेडिकल बंदा, एक बंदा जो रेडिकलाइज्ड हुआ है, जो सोच रहा है इस तरह चलें वो कर। अब यहाँ पे तो ये है कि एक पूरा फिरका उठता है और वो फिरका एक दूसरे पर इल्जाम लगाता है। बड़ा ऑर्गेनाइज तरीका है। और मेरे ख्याल से जिस तरह आपने बात की कि इसके ऊपर काम नहीं किया जाता, मेरे ख्याल से अगर आप इस पर काम करना शुरू हो जाए ना, तो काफ़ी लोगों के लिए इसे वेपनाइज करना मुश्किल हो जाएगा। जो लोग इसे वेपनाइज करते हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे पर्सनल एनिमिटी हटाने के लिए हो, तो ये किया जाता है। आई थिंक वेपनाइजेशन तो काफ़ी स्टेट्स करते हैं। पाकिस्तान इज द ओनली स्टेट गिल्टी ऑफ डूइंग दिस। आई थिंक व्हाट्स इवन मोर इंटरेस्टिंग इज के इन लोगों को जो है, यानी जो भी हमारी की फिगर्स हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हो गए, पीर अफजल काजी हो गए, सो मैनी मोर, इनको हम यानी बहुत रिलीजियस स्कॉलर्स को यानी बहुत बड़ा एक वो स्टेचर दिया जाता है, उनके साथ एक स्टेचर के साथ एक इन्फ्लुएंस आती है। एंड पर जो टॉलरेंस की वैल्यूज़ हैं, आई थिंक वो हमें काफ़ी मिसिंग नज़र आती हैं इस लेवल पे आके। एवरीबडी वांट्स टू अब इवन इन दिस केस इनसाइटिंग समवन टू वायलेंस, आई रिमेंबर के जब जुनैद जमशेद के खिलाफ भी एक ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने आयशा के खिलाफ वो कर दिया था। लाइक एक मॉब ही था, छोटा सा मॉब था, बट पकड़ के उनको मारना शुरू कर दिया था। यानी वो बंदा, उसकी हिस्ट्री, और फिर उसके कुछ टाइम बाद ही आई थिंक जुनैद जमशेद पास्ड अवे। और ये आल्सो आई वुड लाइक टू कोट वन थिंग कि जिस तरह अब हम बात कर रहे हैं ना कि ये चीज़ सिर्फ मतलब पाकिस्तान में ही एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गई हुई है कि आप जो है वो जो पर्टिकुलरली जो फ़िरके के लीडर्स हैं, वो मतलब उलमा जो हैं, वो बेसिकली इसमें इन्वॉल्व हैं। तो मैं वो डॉक्टर स्टार अक्सर कहा करते थे इस चीज़ में कि बेसिकली आपने प्रोफेशन बना दिया इस चीज़ को, कि एक मतलब वो बंदा एग्जिस्ट करता है तो वो एक प्रोफेशनल काम कर रहा है और वो प्रोफेशन एग्जिस्ट करता है। और वो ये इस चीज़ पर ज़रूर जोर देते थे कि आपको चाहिए कि आप खुद दीन पढ़ें और आपका खुद ज़हन खुलेगा और आपको पता चलेगा कि जो एक्सट्रीम या रेडिकल आइडियाज़ हैं उनको कितना ज़्यादा जो है इस्लाम डिस्करेज करता है। और जो स्टेट लेवल पे चीज़ है, मतलब अब फॉर एग्जांपल अगर ये जिहाद की बात लोग करते हैं, अक्सर स्टेट डिक्लेयर कर सकता है, वो एक बंदा उठ के नहीं कर सकता। जी मतलब ये बेसिक चीज़ें, लोगों को ये बेसिक चीज़ें भी नहीं पता। जो कुछ लोगों की रिलीजन के ऊपर मोनोपोली बन चुकी है ना, उसके खिलाफ अगर ना खड़े तो ये आउट ऑफ कंट्रोल ही जाता रहेगा। जो इंजीनियर मिर्ज़ा की बात हो रही है,
काफ़ी लोग उनके काफ़ी पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफेंड होते हैं। एक चीज़ उनकी ये भी है कि वो सूफीज़म और जो हमारे यहाँ श्राइन्स का एक पूरा वो उसे भी वो एक बिज़नेस ही कहते हैं कि आप देखें वहाँ पे लोग जाके सेल्फीज़ ले रहे होते हैं, कोई उसकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती, तो वो इस आइडियोलॉजी के खिलाफ है। प्लस अब चूंकि ये ब्लास्फेमी की बात शुरू हो चुकी है और इसके हमें पता है पाकिस्तान में क्या डेंजर्स होते हैं, जब मशाल खान का ऊपर ये सारा ब्लास्फेमी में लिंचिंग हुई थी तो इन्होंने उसे कंडेम किया था, और क्या हुआ 3 महीने बाद एक असैसिनेशन अटेम्प्ट इनके ऊपर की गई, और अब दोबारा से अब इनके ऊपर जब ब्लास्फेमी का आया तो ये एक बड़ी सोचने वाली बात है कि ये बात कहाँ जा सकती है, और ये कोई पाकिस्तान का पहला केस नहीं होगा। ये इन पे भी मेरे ख्याल से ब्लास्फेमी का पहला केस नहीं है, इन पे पहले भी लग चुके हैं ब्लास्फेमी केसेस, एंड आई थिंक वही बात कि अगर आपके रिलीजियस स्कॉलर्स भी ब्लास्फेमी करने से वो नहीं है तो ये तो फिर आपके ऊपर कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है आपके स्टेट के ऊपर एंड द पीपल हु आर फॉलोइंग दीस पीपल। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाह रहा था, मतलब एक रैशनल सी सोच है कि अगर आप ये कहते हैं कि किसी एक बंदे ने चलें कर दिया है, ब्लास्फेमी कमिट की है, जो भी है, तो मुझे ये समझ नहीं आती कि आप जत्था लेके पहुंचने की जरूरत है, आप कोर्ट में जाएं, आप जाके सबूत दें, वो एक मतलब ये तो इस तरह है कि ये तो अगर खुदा न खासा कुछ होता है तो इसका मतलब है कि स्टेट तो एग्जिस्ट ही नहीं करते फिर, और मुझे ये समझ नहीं आती कि ये पहले हो चुका है इतनी दफा और स्टेट अभी तक लीनियंसी से दिखाती है इस चीज में। नहीं वो मैसेजेस भेजते हैं नाटका वाले, मिले आप लोग को भी वो आता है मॉब वायलेंस में, नहीं पढ़े आप, लेकिन जो आपने बात की। अच्छा, इसमें एक और चीज भी मैं ऐड करना चाह रहा था कि ये बेसिकली इम्पोर्टेंट जो है ना वो ये है कि हमारा मैं एजुकेशन सिस्टम पढ़ रहा था पर्टिकुलरली मलेशिया का, मलेशियन एजुकेशन सिस्टम आप देखें ना वहाँ पे भी इवन रिलीजियस एजुकेशन जो है ना वो नीचे से शुरू होती है, कुछ एरियाज में कंपलसरी है, बट द थिंग इज कि वो इस तरह नहीं है कि आप जो है ना वो बगैर कोई समझे बगैर कोई देखे एक फिरके को फॉलो करें, और वो फॉलो इस हद तक करें कि वो अगर फिरका एक स्टेट जिसका आप बेसिकली एक छोटा सा रुकन है, आप वो स्टेट की किसी लॉ को या कानून को पीछे फेंक के खुद एक स्टेप करने की बात करें तो आप वो भी कर दें, तो ये सिर्फ हमारे यहाँ ही है मेरे ख्याल से। और ये शायद मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे एजुकेशन रिफॉर्म्स भी इस लेवल पे हों कि लोगों में थोड़ी सी रैशनल थिंकिंग आए रादर देन के सिर्फ इससे कोई ऐसा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि लेकिन ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है जिसमें बहुत डिफरेंट तरीके से यार मेरे अब जिस तरह आप ये कह रहे हो कि लंबा प्रोसेस है, तो इसका ये तो नहीं है कि आपने किसी को जाके कह दिया, जाहिर सी बात है आने वाली नस्लों को ही बताना है ना आपने, ताकि आने वाली नस्लों के अंदर ये चीज ना हो, तो वो मेरे ख्याल से एजुकेशन रिफॉर्म्स के अलावा मुश्किल है। आप बेशक वो किसी भी जरिए से रिफॉर्म, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, एजुकेशनल रिफॉर्म्स हमारे यहाँ यूजुअली समझा जाता है स्कूल्स और कॉलेजेस, हालांकि जब तक आप जो हमारे मदारिस हैं उन्हें उस एजुकेशन सिस्टम के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे तो वो वहां से असल में शुरू होगा। इसके अलावा मैं एक चीज, आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? मैं एक चीज जो अभी अदील ने भी बात की, मैं जब इसकी रिसर्च कर रहा था, इसमें आप लोगों ने भी देखा होगा कि हमें ये तो पता है कि चले उनके ऊपर ब्लास्फेमी की एलिगेशन है, किसी को लेकिन एज सच ये नहीं पता कि ब्लास्फेमी की क्या है। आप ट्विटर ट्रेंड्स निकाल के देख लें, गालियां सबने दी हुई हैं, ये नहीं बताया हुआ कहा क्या, और कोई पूछ भी नहीं रहा कि ठीक है ये ब्लास्फेमी इस बंदे ने की है, कहा क्या है, लोग सवाल करते हुए भी डरते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप फॉर एग्जांपल किसी के ऊपर लगा भी रहे हैं इल्ज़ाम तो एटलीस्ट उसे वेरीफाई तो कर लें, क्योंकि ये फेक न्यूज़ का वैसे भी है काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में चल रहा है। वेरीफाई, एक बंदा मासूम बंदा मारा जाए और आप उस सारी मुहिम के अंदर हिस्सा और आपको ये ना पता उस बंदे ने बात क्या की थी, और उसके जाने के बाद पता चले उसने कुछ कहा नहीं था, जिस तरह मशाल खान के केस में हमें पता चलता है। तरीका पता है क्या, ये जो यूट्यूब के ऊपर या लोगों ने अपने अपने खोल लिया ना, कहीं भी ज़मीन लेके अपने मदरसे खोल लेते हैं, इसके ऊपर 100% स्टेट कंट्रोल होना चाहिए। आपके यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, कहीं भी जो भी स्ट्रीम होती है रिलीजियस कंटेंट, उसके ऊपर स्टेट का कंट्रोल होना चाहिए कि क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है। इस पे तो मेरे ख्याल से प्रॉपर पॉलिसीज होनी चाहिए। आई थिंक इट्स हाउ आल्सो वी, यानी अब मैंने पाकिस्तान में ये देखा है, आई पर्सनली मैं सऊदी अरब में बड़ी हुई हूँ, हमारे नेबर्स जो है वो हिंदूज होते थे, हमारे घर कभी ऐसी बात नहीं हुई, ठीक है, बट मैंने पाकिस्तान में देखा है एक बहुत ओपन हेट्रेड हो जाती, लाइक हेट्रेड उस तरह से कि यानी बहुत रैंडमली जो है वो लोग इस किस्म की इंटॉलरेंट सी बातें कर देते हैं अबाउट हिंदूज के, अच्छा इनको क्या पता, ये तो बस ऐसे ही पूछते रहते हैं, इनको क्या, अब यानी उसके पीछे जो मिथोलॉजी है वो आपने कभी पढ़ने की कोई कोशिश नहीं की, ठीक है। खैर दैट्स नॉट द पॉइंट, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि जब तक आप एक दूसरे को डीमोनाइज करना नहीं छोड़ोगे ना, जब तक आप एक दूसरे से बैठ के बात करना तरीके से नहीं सीखोगे, तब तक आप इस प्रॉब्लम का कोई हल नहीं निकाल सकते। अब चाहे वो रिलीजियस फिरके हों, चाहे वो डिफरेंट रिलीजन्स हों, चाहे वो डिफरेंट एथनिसिटीज़ हों, there needs to be platforms, there need to be more platforms जहाँ पे लोग आपस में बैठ के एक दूसरे के मसलों को सुन सकें,
समझ सकें और फिर मिलके उनको हल कर सकें। ये मुल्क हमारा ही है, हमें ही चलाना है, हिंदू मुस्लिम जो भी है हम सबको उसको वो करना है। आपने सऊदी अरब की बात की, मेरा एक पर्सनल एक ओपिनियन खैर आ जाता है और कुछ है कि सऊदी अरब में आपने कहा कि आपके नेबर्स हिंदू थे और आप लोग पीसफुली रह रहे थे। आप पाकिस्तान में देखें, यही सऊदी अरब है जो अरबों रुपए हिस्ट्री में हमारी भेजता रहा पाकिस्तान में रिलीजियस पार्टीज को कि इस्लाम फैलाओ। हमें इस्लाम के अंदर उन्होंने लगा दिया कि हम भाई सऊदी अरब पे किसी ने हमला किया हम पहुंच जाएंगे। उन्होंने क्या किया, वहाँ पे F1 रेसेस हो रही हैं, कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, वहाँ पे उनकी सुपर मॉडल्स बन रही हैं, उनकी पिक्चर्स आपने खैर देखी होंगी शायद अभी जो रिसेंटली आई हैं। तो सब ने पूरी जो दुनिया के मेजर रिलीजियस आप कंट्रीज कह सकते हैं, सब ने हम पे पैसे फेंके हमारे लोगों के ऊपर के मजहब की तरफ आओ। खुद वो लिबरल आइडियल्स की तरफ चले गए, खुद उन्होंने पूरी दुनिया के लिए अपने बॉर्डर्स खोल लिए, वो अब दुनिया के साथ सेट हैं, हम बंदूकें उठा के। बट द प्रॉब्लम इज आल्सो विद अस कि जिसने हमें जो बेचा हमने वो खरीद ली और वो हम आगे खड़े होके बेचना शुरू कर दिया। हाँ बिल्कुल, आई बिलीव ये हमारा खुद भी कुछ एग्जैक्टली हमारा खुद ज्यादा है, बल्कि मैं समझता हूँ हमारा ज्यादा कसूर है सारी में। आप ये कह सकते हो बिल्कुल, ये तो मतलब ऑलमोस्ट फैक्चुअली चीज़ है जो इन्वेस्ट किया गया बाकी कंट्रीज की तरफ से। बट ये है कि इसमें मतलब हमारा कसूर शायद ज्यादा है। अब इस सारी सिनेरियो के अंदर हमें सोचना चाहिए था, हमारे लीडर्स को सोचना चाहिए था, हमारे जो लोग थे जो बेसिकली जिन्हें कहना चाहिए जो ऑफिस होल्डर्स, उन्हें सोचना चाहिए था कि मुल्क को लेके किस साइड पे जाना है, रादर देन कि सिर्फ आपस में एक दूसरे के फिरके वारियत में पड़ना है, जो कि हमने देख चुके हैं। यार अब ये देख लो ना कि ये चीजें परवेज इलाही की आप स्टेटमेंट पे देख लें, उनके घर जो छापा हुआ है, ये तो अभी उनको ये तो अभी की बात है ना। मैं कह रहा हूँ कि ये जो फिरका वारियत वाली चीज अब हमें नजर आ रही है, ये जब इरानियन रेवोल्यूशन आया था तो कितनी ज्यादा थी भाई। ये वो मतलब आप वो उनके आर्टिकल स्टोरीज पढ़ो, वो तो मतलब बर्दाश्त ही नहीं होता था। इवन वो कहते हैं उसकी चीज अभी भी एग्जिस्ट करती है, जो सुन्नी शिया वाली चीज है, शायद अभी भी बहुत लेवल पे। बट द थिंग इज उसकी रिपीट टेलीकास्ट ही ऑलमोस्ट के सुन्नी के अंदर जो मुख्तलिफ फिरके हैं वो आपस में एक दूसरे पे जो है ब्लास्फेमी के लगा। अच्छा, अब पाकिस्तान में देखें वो शिया सुन्नी में हमें लगा दी, और आप देख लें सऊदी अरब और ईरान वगैरह देख लें और बाकी कतर, सब कुछ अब बेस्टीज हो गए और हम जो है वो अभी तक अपने मसले में पड़े हुए हैं। बिकॉज़ द प्रॉब्लम इज कि हमें कोई कुछ भी, यानी हमने अपने लिए तो कभी स्टैंड लिया ही नहीं है। आई थिंक एक बड़ा मसला पता है we've always been an industry, we've always been a proxy, and we do not have, मैं ये उस पे कहना नहीं चाहती, but we don't have our own identity। लेकिन हमारा जो माइंडसेट है ना पाकिस्तानियों का, एक मैंने वो बड़ा देखा कि एक खिलाफत बनाएंगे, एक बहुत जो हमारी हैसियत है उससे बहुत ऊंचा सोचते हैं। तो हमने ये माइंडसेट बना लिया कि इस्लाम के भाई हम हिफाजत करेंगे, सारा जो जिम्मेदारी है वो हमारे ऊपर है। हालांकि खैर हमारे हालात ऐसे लेकिन गुड थिंग अबाउट हैविंग like not having an actual identity is कि हम कहीं भी जाके बहुत अच्छे से घुल मिल जाते हैं। हम बहुत अच्छे रिकॉर्ड हो रहे ना हम बहुत अच्छे स्पाइस बनते हैं। इसको मैं थोड़ा कनेक्ट करना चाह रहा था एक और खबर से, फेक न्यूज़ की जिससे मैंने बात की। अब ट्विटर के ऊपर वही जो हमारा मॉब वायलेंस और एक जो एक्सट्रीमिस्ट मॉब जो मेंटालिटी हमारी बन चुकी है। एक पिक्चर आप लोगों ने देखी होगी, एक कब्र के ऊपर लॉक लगा हुआ था, तो यही कहा गया कि ख़वातीन की कब्रों को लॉक किया जा रहा है पाकिस्तान में क्योंकि वो नेक्रोफिलिया होता है, लोग बेहुरमती करते हैं डेड बॉडीज़ की। उसके बाद क्या बना उसका आयशा उसके बाद? सो इट टर्न्ड आउट कि वो तस्वीर जो थी वो एक्चुअली पाकिस्तान में से थी भी नहीं, और वो जो बंदी है जिसने वो पिक्चर पोस्ट की थी उसके भी पीछे सब पड़ गए, और असल में जो वजह थी वो तो बिल्कुल भी डिस्कस ही नहीं हुई, which wasn't even necrophilia। जो असल इशू था वो आज earlier when we were having our discussion it turned out कि इंडिया में क्योंकि जो मुस्लिम की ग्रेव लैंड है वो थोड़े हैं obviously, और उन लोग को जगह चाहिए होती है, तो people tend to like you know एक ग्रेव के ऊपर दूसरी ग्रेव बना देते हैं, जो कि यानी प्रैक्टिस मुझे नहीं पता कि इस्लाम में अलाउड है कि नहीं, बट उसकी वजह से उन्होंने यानी वो लॉक लगाया हुआ था, हाँ, कि उसके ऊपर कोई आके ना बनाए। लेकिन वो किस हद तक एक बढ़ गई कि वो पूरी इंटरनेशनल मीडिया स्पेशली इंडिया की मीडिया ने उसे पैडल किया। जब ये खबर सामने आई, कुछ लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया और पता चला कि असल कहानी क्या है, तो फिर लोगों ने एक्सप्लेनेशन मांगी उन खातून से कि आपने पिक्चर क्यों लगाई थी। तो उसके बाद उन्होंने माजरत तो कर लिया, लेकिन अदील उनके पीछे तो लोग पड़ चुके हैं, उनके जहाँ वो काम करते हैं वहाँ पर भी रिव्यूज दे रहे हैं, गाली गलौज हो रही है। सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया में तो मतलब आप जब भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो यू मस्ट बी रेडी फॉर एनीथिंग सर्टेनली। लेकिन ये आई बिलीव हमारे यहाँ वो जो जिस तरह आपने देखा होगा वो जो टर्किश ड्रामा शुरू हुआ था, तो वो टर्किश ड्रामे की एक्ट्रेसेस की उस पर जाके शुरू हो गए थे, तो ये हमारे यहाँ तो बहुत नॉर्मल चीज़ है। ये तो
सारी पूरी दुनिया को मॉरल एथिकल वैल्यू सिखाना हमारा काम है, लेकिन अपने मुल्क की एथिकल मॉरल वैल्यूज ठीक करना शायद हमारा काम नहीं। लेकिन दिस इज एग्जैक्टली द सेम थिंग यानी वो जुनैद जमशेद के अब after he passed away तो everybody was like very sorry about the things that they probably said about him on social media, पर उनकी भी उन्होंने इतनी ज़्यादा दफ़ा वो किया था, अपोलोजाइज किया था, हर प्लेटफॉर्म पे जा के अपोलोजाइज किया था कि ठीक है मुझे नहीं पता था, गलती से हो गया, ये हो गया। बट अब इंग्लैंड में बैठे हुए कुछ यूजर्स जो हैं वो पाकिस्तानी पुलिस को टैग करके कह रहे हैं अरेस्ट करो, तो जब लोगों ने अब वो ब्रिटिश काउंसिल को आई थिंक टैग करना शुरू किया तो ट्वीट्स डिलीट हो गई। तो आपकी वैल्यूज यही खत्म हो जाती हैं कि अगर आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट जाते हुए आप देख रहे हैं तो आपके कहते हैं चलो कोई बात नहीं, जो करना है करो। एक और जो जिस तरह मैं पहले कह रहा था, डिस्कॉर्ड लीक्स पूरी दुनिया में हुई 3-4 हफ्ते पहले हुई। पाकिस्तान में हम अपने मसलों में इतने गुम हुए थे कि किसी ने ध्यान नहीं दिया। खैर अब वो आ गई हैं, पाकिस्तानी कुछ मेमोज जो हैं वो लीक हुई हैं और उसमें ये कहा जा रहा है कि हिना रब्बानी खर साहिबा ने कहा कि चाइना हमारा असल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और हमें उसे रिस्क नहीं करना चाहिए जस्ट बिकॉज हमारे अमेरिका के साथ रिलेशन हैं। और ये बड़ा एक आयरॉनिक मुझे इसलिए लगा क्योंकि जब ये सारी लीक्स हुई हैं उस वक्त आसिम मुनीर साहब चाइना में थे। कोई आपको रेलेवेंस नज़र आती है? I see the Discord leaks as probably just another pressure rising tactic, ठीक है। आपके रीजन में और बहुत सारी ऐसी हैपनिंग्स हो रही हैं that can take off the US। अब पाकिस्तान जो है वो अकेले कुछ भी नहीं कर रहा है इस वक्त, और अगर चाइना के साथ एफिलिएशन है तो our affiliations have been very clear from the start। तो इसमें ऐसी कौन सी बात है? अच्छा, जो दूसरी एक और बात की गई है वो ये है कि पाकिस्तान ने पहले जो रशिया यूक्रेन मामले के ऊपर जो वोटिंग की थी यूएन के अंदर, उस हमारी वही पॉइंट ऑफ व्यू रहना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड, कोई चेंज ऑफ पॉलिसी नहीं होना चाहिए। इसमें एक ये भी था कि इंडिया ने भी एब्सटेन किया था वोट करने में। वी वर प्रो यूक्रेन। नहीं, हम यूक्रेन में कुछ कर रहे हैं, यूक्रेन में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, वो सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वो लीगल है, वो हम मान नहीं रहे। हम पहले इंग्लैंड को भेजते हैं, इंग्लैंड भेजता है यूक्रेन को, डायरेक्ट नहीं भेज रहे हम। तो कर तो रहे हैं ना फिर हम। हाँ, लेकिन जो हमारे फॉरेन ऑफिस की जो स्पोक्स पर्सन है ना, उससे पूछा था, उसने कहा था हम नहीं कर रहे। इससे वो नहीं है ना, एविडेंस नहीं है, इसलिए वो माने नहीं। इंडिया ने भी एब्सटेन किया था उस वोटिंग के अंदर और इंडिया अब ठीक ठाक पैसे कमा रहा है। न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रही है कि इंडिया इस वक्त आई थिंक पिछले साल तक अप्रैल 2021 या 2022 तक, मैं इसको फरवरी 2022 तक, जब अप्रैल 2022 तक, यस अप्रैल 2022 तक इंडिया जो है वो यूक्रेन से रशिया से ऑलमोस्ट 2 लाख बैरल पर डे से कम ले रहा था, इंपोर्ट कर रहा था। अब जब वो सैंक्शंस वगैरह लग चुकी हैं, इंडिया 16 लाख से ज़्यादा बैरल्स पर डे, मतलब कितने एक्सपोनेंशियली ज़्यादा। और वो कर क्या रहा है, अपने पास लेकर आते हैं, वहाँ पे उनकी रिफाइनरीज में जो क्रूड ऑयल है वो रिफाइन होता है और फिर वो यूरोप को देते हैं। तो क्या अभी लोगों ने एक धंधा नहीं बना लिया, एक वो कहते हैं ना chaos is a ladder, तो इंडिया समझ गया यार। ये तो ओवरऑल वैसे ही डिस्कॉर्ड लीक्स पे था कि उसे डिस्कॉर्ड लीक्स थी बेसिकली डेवलपिंग नेशंस के बारे में कि उनका क्या बेसिकली सिनेरियो या उनका क्या स्टांस रहा है इसमें रशिया यूक्रेन वाले में, कि वो कैसे बेसिकली अपने मफादात को देख रहे हैं। तो ये एक तरह की, मुझे तो ऐसा लगा था कि जो लीक्स थी वो बेसिकली एक तरह का ये कहना चाहिए कि एक प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक के तौर पे था शायद। अगर पाकिस्तान के सिनेरियो में देखें तब भी वैसे नजर आता है कि चीन में हमारे आर्मी चीफ गए और पीछे से ये चीज़ कि भाई जो वो हमारी गवर्नमेंट है वो बेसिकली चाइना को नाराज नहीं कर सकती अमेरिका के अलाय होते हुए। तो खैर एनीवे, ये मुझे तो ऐसा लगता है कि ओवरऑल डेवलपिंग जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन पर शायद प्रेशर बिल्डिंग टेक्निक थी। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से जितना यूएस ने पर्टिकुलरली पिछले 1-1.5-2 डिकेड्स में, 2-2.5 डिकेड्स में बल्कि, जिस तरह आप ये कहना चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज का साथ नहीं दिया था और वो जो एक ऑटोक्रेटिक सुपर पावर बना हुआ था, तो ये चीज़ें होनी थी ओवरऑल। अगर आप देखें पूरी दुनिया में तो एक शब्द भी देखा जा रहा है कि हम काफ़ी अर्से से बात कर रहे हैं कि एक जियो स्ट्रेटेजिक से अब जियो इकोनॉमिक मॉडल की तरफ दुनिया बिल्कुल। और ये जो आपने इंडिया की बात की ना, मैं ये तो इवन आप ये देख लें, इंडिया कर सकता है। अगर इंडिया ये करेगा तो आपको क्या लगता है कि यूएस या फिर मिडल ईस्ट पूरा या फिर इवन ब्रिक्स में जितनी कंट्रीज हैं वो सारे कभी भी आएंगे उनको छोड़ के जा सकते नहीं जा सकते, बिकॉज आपका स्टांस आपका इम्पोर्टेंट बनाया है अपने। बिल्कुल एग्जैक्टली, इंडिया ने अपने आप को इस लेवल पे बना दिया है इस टाइम कि वो इवन आई स्टिल रिमेंबर वो जयशंकर की मैं अक्सर वो स्पीच कोट करता हूँ, वो मैं खास से ऑस्ट्रिया में थे या जर्मनी में थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, वहाँ पे थे और वहाँ पे उनसे पूछा गया था इसी चीज़ के बारे में कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हम आपको कह रहे हैं कि आप उनको रशिया को जो है वो क्रिटिसाइज करें और वोट करें और आप जो है वो एब्सटेन करते हैं। तो उस पर उन्होंने
मतलब जो उनकी स्पीच थी इट शोड कि हाउ इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जो इंडिया की है वो कितनी ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि पहली चीज़ तो ये कि अब शायद यूरोप को समझ लेना चाहिए कि यूरोप पहले सोचता था कि जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अब यूरोप को ये चीज़ सोच लेनी चाहिए और समझ लेनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि जो आप कहेंगे वो हमारी प्रॉब्लम्स हैं। हमारे इतने लोग हैं, इतनी पॉपुलेशन है, हमारी इस टाइम पे इतना इकोनॉमिक मसले हैं, हमारी इतनी पॉपुलेशन है जो कि गुर्बत में, आप क्या कहते हैं हम उनको तेल भी ना दें, बेसिक चीज़ भी ना दें। तो ये जो चीज़ है ना ये आपकी, और ये मेरे ख्याल से शायद आपको तारीफ भी करनी चाहिए कि उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज में, मुझे याद है लास्ट टाइम मैंने इंटरव्यू किया था साकिब शिरानी का और उन्होंने एक बताया था कि पाकिस्तान जिस दौर से भी गुजरा है एग्जैक्टली 90s के दौर की बात है जब वहाँ पे सोशलिस्ट जो है ना वो बड़े एक्टिव थे इंडिया के अंदर। उन्होंने तब ये फैसला किया था कि यार हमने कभी भी IMF की तरफ नहीं जाना, ये हम लास्ट टाइम जो भी हम जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद हमने कभी भी नहीं जाना। और वो कहते हैं वो जो इकोनॉमिक पॉलिसीज लेके चले ना, ऑल्दो आप बीजेपी की हजारों चीजों से इख्तिलाफ भी कर सकते हैं और हैं भी मॉरल वैल्यूज पे वो बहुत ज्यादा जैसे हम रिलीजन को ट्रीट कर रहे हैं, बट द थिंग इज कि उन्होंने इकोनॉमी को और वो जो एक चीज है ना कि अपनी जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आ चुकी है और मोनोपोली जो उन्होंने की है अभी इस टाइम जिस तरह वो लेके चल रहे हैं, आप ये देख लेना कि फॉर एग्जाम्पल US, मैं पीछे वो पढ़ रहा था कि जो US की मेजर डील्स हुई ऑलरेडी जो आप ये कहना चाहिए साउथ चाइना सी या फिर चाइना को कंट्रोल करने के लिए मेजरली जो इस रीजन में वो डील्स करते थे ना वो करते ही इससे थे, जो इंडिया से करते थे। बैका इसकी पर्टिकुलर एग्जांपल है। इसी तरह वो जो बराक ओबामा के दौर में पॉलिसी बनी उसमें भी जो मेन अलाय था वो ये था। इसी तरह क्वाड के अंदर इन्होंने रखा हुआ था इंडिया को, वहाँ हजारों मतलब बैलेंस के तौर पे रखा है एग्जैक्टली। लेकिन अब वो जब से शिफ्ट करना उन्होंने शुरू किया ना, उन्होंने आप ये देख लें कि वो 5 आइज वाला कॉन्सेप्ट और मुख्तलिफ और चीजें बनी। इवन अभी जो ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने दी वो सबमरीन्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स, जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स हैं, तो वो एक शिफ्ट आया। तो इन्होंने भी, इंडिया ने भी फिर अपनी चीज दिखाई कि भाई आपके कहने पे हम रशिया यूक्रेन में रशिया को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, हमारी अपनी चीज। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो इंडिया और रशिया के भी अच्छे ताल्लुकात रह चुके हैं, तो इनके लिए वाकई ये मुश्किल इंडिया और रशिया के, यानी इंडिया और रशिया के आई थिंक पाकिस्तान और रशिया से लाइक रिलेटिवली यंगर टाइप्स, वो तो YouTube वाला जो इंसिडेंट था, वे दैट दे कैपिटलाइज्ड ऑन दीस चेंजेस। अब यानी ऑयल रिफाइनरीज उनके पास कैसे हैं, राइट? इंडिया का क्या वो है ऑयल रिफाइनरीज जो रशियन क्रूड ऑयल को वो कर सके, बट दे यानी ये उन्होंने रशिया की इन्वेस्टमेंट के थ्रू ही उसको वो किया है, बेहतर किया है। उनमें कहा जाता है कि जो रशियन कुछ कंपनीज हैं उसकी इन्वॉल्वमेंट है, कोई ओनरशिप है। अच्छा से मैंने सुना था, आई डोंट नो शायद आप लोगों को पता हो, वो रशिया से तेल के मामले पे जब बात हो रही थी तो कह रहे थे कि पाकिस्तान में तो रिफाइनरीज ही नहीं है जहाँ पे ये तेल यूज हो सकता है। तो शायद हम तो वैसे भी उस लिहाज से भी बहुत पीछे हैं कि हम मतलब अगर हम रशिया के ब्लॉक में जाना चाहें तब भी शायद हमें फायदा ना हो। और हम अभी जो है वो 75 इयर्स कल परसों जो है वी वर सेलिब्रेटिंग 75 इयर्स ऑफ पाक रशिया टाइज, और उसमें यही बात हो रही थी कि अब रशिया हमें जो है वो तेल देगा। अच्छा, ऑयल रिफाइनरीज की जहाँ तक बात है ना, वो यही थी कि जो कुछ एक्सपर्ट से मेरी बात हुई थी वो ये कहते हैं कि बेशक आप रशियन ऑयल रिफाइन ना कर सकें, एक होती है आप ऑयल स्वैप कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर कोई और मुल्क है जो रशियन ऑयल को रिफाइन कर सकता है तो आप उनसे उनका तेल ले लेते हैं और आप उन्हें रशियन ऑयल दे देते हैं, तो वो थोड़ा बहुत वो पड़ जाता है। लेकिन ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी, आई थिंक इसके ऊपर पैसा बनाया जा सकता था थोड़ा बहुत अगर हम कोशिश करते। बेशक हम दूसरों को बेचते ना, अगर पाकिस्तान के अंदर ही हम ले आते तो किया जा सकता। कैपेसिटी नहीं थी उसको। एक्चुअली आई डोंट नो, इस पे बड़ी डिबेट हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि ये ला के अगर बेचेंगे तो शायद महंगा पड़ जाता है, या कुछ लोग पता नहीं क्या। ये मुझे याद है कि मिनिस्टर हमाद था और ये शाहिद खान अब्बासी, इनकी डिबेट भी थी इस पे। तो वो आपस में दोनों का स्टैंड ये था कि ये नहीं हो सकता, नहीं ला सकते, फायदा ही नहीं है इसका। अब देखो ना, पिछले हफ्ते आ रहा है ना, अब मंगवा रहे हैं हम और हमें सस्ता पड़ेगा। ये जो रिपोर्ट्स है वो ये कि हमें सस्ता पड़ेगा। अब रिफाइनरीज हैं या नहीं है इसके ऊपर बहुत पोलिटिसाइज हो चुका है, लेकिन अब आ रहा है तेल, किस तरह आ रहा है, क्या होगा, ये कुछ नहीं पता। लेकिन अब मेरा ख्याल है हम अपने अगले उसके ऊपर चलते हैं। इसके अलावा जो इसी जियो इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक में जो हम वो फ़र्क देख रहे थे, बिलावल भुट्टो गए हैं इंडिया के, एक वहाँ पे SCO की मीटिंग्स हो रही हैं, वहाँ पे गए हैं और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट विज़िट था क्योंकि उनका पहला विज़िट है और ऑलमोस्ट इन अ डेकेड कोई पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर पहली दफ़ा इंडिया गया है, स्पेशली कंसिडरिंग कि जब कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन हुई है उसके बाद। खैर बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइज हो चुका है, उसके ऊपर नहीं जाएंगे। लेकिन अगर हम इसके फ़ायदों के ऊपर बात करें कि पाकिस्तान को क्या डिप्लोमेटिक फ़ायदे हो सकते हैं, आयशा कुछ? तो आई थिंक बिकॉज पाकिस्तान लव्स बीइंग द गुड गाय,
हम जो है वो इस अपॉर्चुनिटी पे डेफिनेटली कैपिटलाइज कर सकते हैं कि बिलावल भुट्टो जो है वो जा रहा है एंड ही इज टेकिंग द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स पीस, और इस किस्म की बातें हम कर सकते हैं एट अ पॉइंट व्हेन इंडिया इज़ क्लियरली नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू पाकिस्तान, और ये उनकी वेरियस स्टेटमेंट्स भी आ चुकी हैं. ऑन द होल आई थिंक इट्स डेफिनेटली अनदर opportunity for Bilawal Bhutto to establish himself as a serious foreign minister, because I think उसको generally जो है वो politicians ऐसे ही हल्का ले लेते हैं, but when it comes to these international engagements he does quite a good job at representing Pakistan and its interests. मैं वैसे इसमें ये चीज़ ऐड करना चाहूँगा, वाकई ये बात आपने बिल्कुल ठीक की आयशा. मैं मतलब हम फॉरेन मिनिस्टर्स को देखते ही आ रहे हैं, पहले से शाह महमूद कुरैशी साहब थे, वो खैर साहबा थी. मैंने वैसे इतना वोकल बंदा नहीं देखा था, मेरा ख्याल भी नहीं था कि ये बंदा इतना वोकल होगा. अच्छा, मैं बेसिकली कह रहा था कि यूएन के अंदर इवन मैंने लास्ट ईयर की बात है, इस ईयर की बात है, वो जब यूएन के अंदर उनसे इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, द वे ही रिस्पॉन्डेड टू पर्टिकुलरली मोदी से रिलेटेड क्वेश्चन पे. इसी तरह इवन जो लोकल जर्नल मतलब जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो कि बाहर है, वजाहत खान हो गया, उन्होंने क्रिटिकल क्वेश्चंस किए, तो उन्होंने उनको भी बड़ा, तो मुझे तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, मतलब स्पीकिंग स्किल्स अच्छी है. एग्जैक्टली, मैं मतलब आप पीपल्स पार्टी से उनकी मुख्तलिफ चीज़ों से इख्तिलाफ कर सकते हैं, बट द थिंग इज कि राइट नाउ ही इज रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, राइट. तो मेरे ख्याल से पिछले 3-4 सालों के अंदर जो हमारे रहे हैं फॉरेन मिनिस्टर्स, उसमें मैं तो उनको नंबर 1 पे रखता हूँ कि इन्होंने बड़ा अच्छा वोकल मतलब अंदाज में. ऑल्सो आई थिंक वो जो वजीराबाद शूटिंग वाला एक क्वेश्चन आया था, CNN पे आया था, आई थिंक BBC पे आया था, नॉट श्योर एग्जैक्टली कौन से चैनल पे आया था, बट ही डिड अ गुड जॉब, यानी ऑन द होल स्पीकिंग फॉर पाकिस्तान इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग फॉर जस्ट हिज पार्टी. को दुनिया के सामने लाने की जरूरत है. अच्छा, इस पे जो मैंने शुरू में बात की थी कि उन्हें जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था, इनिशियली वैसे मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि नहीं जाना चाहिए था. इसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट है, जो मेरे ख्याल से देखना चाहिए कि जो SCO है, इसके जो अंदर 2 मेजर प्लेयर्स हैं, एक चाइना है और एक रशिया है, जो इन दोनों ग्रुप्स मतलब इस ग्रुप के अंदर एक लीडरशिप पोजीशंस में. पाकिस्तान की चाइना के साथ तो अच्छी दोस्ती है, रशिया के साथ अब एक नई हमारी एक रिलेशनशिप एक अच्छी बन रही है, तो जाना एक समझ आती है कि आप उसे कैपिटलाइज कर सकते हैं. वहाँ पे फ्रेंडली लोग ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू अगर सार्क की बात की जाए. सार्क में इंडिया, क्योंकि उसकी मार्केट बहुत बड़ी है, पॉपुलेशन एक बड़ा मुल्क है, सार्क डेड है, और सार्क के अंदर इंडिया बहुत ज़्यादा डोमिनेट भी करता है, तो ऐसी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी. अच्छा, तीसरी हमारी स्टोरी है इंडिया के हवाले से बात की. कतर में इंडियन स्पाइस, एक तो 10 स्पाइस को अरेस्ट कर लिया गया, और कहा जा रहा है वो इंडिया के लिए भी स्पाई नहीं कर रहे थे, फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स थे, इजराइल के लिए स्पाई कर रहे थे. एक कंपनी में काम कर रहे थे जहाँ पे सबमरीन्स की टेक्नोलॉजी के हवाले से काम होता है, और वो फॉरवर्ड कर रहे थे वो इसराइल को. 75 लोगों को मुल्क से निकाल दिया गया, 10 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया. और इसकी आयशा आपकी और मेरी बात हो रही थी इस स्टोरी के हवाले से, तो ये एक बड़ा है कि एक अच्छा स्पाई होता है जिसका पता ना, और इंडिया की हिस्ट्री है कि उसका कोई स्पायर नहीं है जिसका ना पता हो. मजे की बात यह है कि अभी जो यानी इनके फॉर्मर रॉ चीफ रहे हैं, उनका अपना ये कोट है कि स्पाई इज नोन फॉर हिज फेलियर्स नेवर फॉर हिज सक्सेसेस. तो विक्रम सूद साहब ने ये कहा था, और हम उनका पिछले दिनों जो है वो भी देख रहे थे, पॉडकास्ट भी देख रहे थे. खैर, वी हैव सो मैनी इंडियन केसेस जिन पे हम डिस्कशन कर सकते हैं आपके पास. तो अजीत डोवल जो है, जो कि जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर रह चुके हैं, उनका वो 7 साल पाकिस्तान में रह चुके हैं. इसके अलावा अगर आप 1970s और 80s में देखें तो रविंद्र कौशिक, जिन्हें ब्लैक टाइगर भी कहा जाता था, वो पाकिस्तानी मिलिट्री के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर गए थे, मेजर की रैंक तक चले गए थे, एक खातून से शादी करके उनका एक बेटा भी था. खैर, फिर वो एक मिसहैप की वजह से पकड़े गए, और 2001 में फिर उनकी एक जेल में TB की वजह से और हार्ट कॉम्प्लिकेशंस की वजह से डेथ हो गई. उसके अलावा भी हमारे पास वैसे 2-3 हैं जो इतने वेल नोन नहीं है. खैर, हाँ, then we have Kashmir Singh, Kulbhushan Yadav is a notable mention here. और ये मोस्टली वैसे जो मैं एक ट्रेंड देख रहा हूँ वो फॉर्मर नेवी के ही ऑफिसर्स होते हैं, सर्विंग या फॉर्मर. कुलभूषण तो सर्विंग नेवी ऑफिसर था. अच्छा, ये इस पे हमने कर ली बात है, आपने करनी है? आप कर सकते हैं इसमें. मैं इसमें बेसिकली ये ऐड करना चाह रहा था, एंड पे करूंगा आप. हाँ बिल्कुल, आप करें, अब एंड ही एंड है. अच्छा, मैं बेसिकली इसमें ये कहना चाह रहा था कि ये आई बिलीव पर्टिकुलरली इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो ट्रम्प एरा के अंदर डील साइन हुई थी इसराइल और पर्टिकुलरली मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के दरमियान, तो वो इससे कितनी इफेक्ट होती है वो मेरे ख्याल से इम्पॉर्टेंट होगा. क्योंकि अब ये चीज़ ऐसी है कि एक हाथ से आपने डील की है, इवन UAE के अंदर, कतर के अंदर ये बड़ा चीज़ शुरू हुई थी कि
जो ज्यूज़ हैं उनकी टूरिज्म का और मुख्तलिफ और चीज़ें बड़ी इंक्रीज कर रही थी। लेकिन डायरेक्ट इसराइल का कोई बंदा नहीं इम्प्लिकेट हुआ। एग्जैक्टली, लेकिन फिर भी द थिंग इज इफ इजराइल इज समहाउ इन्वॉल्व्ड इन इट, तो वो फिर आपकी डील वो क्या होता है वो मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट होगा। वो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये होता क्या है। अच्छा, आई थिंक कतर ने अभी तक कोई डील की भी नहीं है, क्योंकि कतर और ये दुबई और सऊदी अरब तो बड़े एक एट ऑड्स थे ना, उनके अच्छा मामलात नहीं चल रहे थे। अब थोड़े बेहतर मुझे आइडिया नहीं है। आई थिंक ये यही है। कतर नहीं है उसमें। नहीं, कतर नहीं था। कतर को इन लोगों ने ब्लॉकेट कर दिया था ना, आई थिंक 2017-18 में। अच्छा, उसके बाद अब चले आते हैं अदील के लिए खुशी का माहौल। अदील, आप अपडेट दे दें, क्या चल रहा है पार्लियामेंट के अंदर? यार पार्लियामेंट के अंदर तो काफ़ी हलचल चल रही है, पर्टिकुलरली जब से स्पीकर नेशनल असेंबली जो है उन्होंने ख़त लिखा था हमारे चीफ जस्टिस साहब को, और चीफ जस्टिस साहब को कहा था कि बेसिकली आप जो है वो इंटरवीन ना कर रहे हैं पार्लियामेंट की चीज़ों में जो पार्लियामेंट कर रही है। वो बेसिकली वो जो चीज़ थी कि उन्होंने बेसिकली अमेंडमेंट की थी सुप्रीम के प्रोसीजर्स में, सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर्स में, उससे रिलेटेड जब उन्होंने जी 8 रुकनी बेंच था या 6 रुकनी बेंच था, मैं गलत हो सकता, तो वो बेसिकली बना के उन्होंने उस पर अमल ही रोक दिया और बेसिकली कहा कि जी जब तक ये नहीं होता, मतलब जब ये मतलब हमें लग रहा है कि जब ये बनेगा तो ये बेसिकली हमारे इख्तियारात में वो होगा, तो उस पर बेसिकली उन्होंने कहा। और इसी तरह बेंच मेकिंग में जो उधर चीज़ें चल रही थी कि वो 3 जो जजेस हैं वही हर फैसले कर रहे हैं, वो तो उन चीज़ों में बेसिकली उन्होंने कहा था कि बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट है वो पार्लियामेंट के अगर पार्लियामेंट कोई चीज़ डिसाइड कर रही है, पार्लियामेंट पीपल रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो फिर उन चीज़ों में इंटरव्यू है। तो उसके जवाब में रजिस्ट्रार जो हैं, रजिस्ट्रार वैसे खुद तो कभी कुछ नहीं करते, वो ऑन द ऑर्डर ऑफ चीफ जस्टिस ही होता है, तो उन्होंने बेसिकली ख़त लिखा है और उन्होंने कार्रवाई जो नेशनल असेंबली की कार्रवाई होती है, क्योंकि वो रिकॉर्ड बन रहा होता है हर दिन की कार्रवाई का, हर सेशन का, तो उन्होंने कुछ दिनों की कार्रवाई का जो है ना वो डिटेल मांग ली। तो उस पर कल बहस हुई पार्लियामेंट में, बड़े मतलब बड़ी जिसे कहना चाहिए मज़े की स्पीचेस हुई। शायद खान अब्बासी इवन वो समझा तो ये जा रहे थे कि गवर्नमेंट के बड़ा अगेंस्ट ये वो, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि भाई ये पार्लियामेंट की प्रॉपर्टी है, आप पार्लियामेंट की प्रॉपर्टी पार्लियामेंटेरियन से पूछे बगैर स्पीकर नहीं किसी को दे सकता, वो आप पार्लियामेंट से पूछें, अगर हम आपको इजाज़त देंगे तब। और इवन उन्होंने तो ये भी कहा कि आपको ये चाहिए कि आप क्योंकि पीपल रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को बुला के पूछ सकते हैं किसी भी सिलसिले में जो कि पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम है, पार्ट ऑफ द सिस्टम है हमारी जो स्ट्रक्चर है, तो आपको चाहिए कि आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बुलाएं और उनसे पूछें कि उन्होंने क्यों मांगा। और बुलाने का तरीका भी बड़ा इंटरेस्टिंग था कि पूरी पार्लियामेंट को कमेटी बना दें, सारे लोगों को एक कमेटी, कोई ये कह रहा है सबके सामने आए, कोई ये कह रहा है कि पूरी पार्लियामेंट को बना दे, कोई कह रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर से कमेटी बना दे, ख्वाजा सिर्फ साहब भी। तो ये इंटरेस्टिंग चीज हुई है और हमने ये देखा कि जो बेसिकली कन्फ्रंटिंग सिचुएशन डेवलप हुई थी पार्लियामेंट और जुडिशरी में, वो शायद एक नए लेवल तक पहुंची। जब हमें लगता है कि और ऊपर नहीं हो सकता, वो थोड़ा और ऊपर हो सकता है। और मेरे ख्याल से ये, और अच्छा इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ही जो चीज़ है वो ये है कि जो फाइज़ साहब है उन्होंने ख़त लिख दिया है और उन्होंने ख़त में बेसिकली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मेरे ख्याल से ख़त लिखा है और उन्होंने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट की तादाद है वो पूरी नहीं है और 2 जजेस की सीट्स खाली हैं और ऑलमोस्ट जून से आई बिलीव या जुलाई से खाली हैं, और वो सीट्स खाली हैं, तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन वर्क नहीं कर रही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मतलब जब भी बात आती है, सुप्रीम कोर्ट का मतलब चीफ जस्टिस नहीं होता या कोई एक जज नहीं होता, इसका मतलब होता है चीफ जस्टिस अलॉन्ग विद अदर 16 जजेस, टोटल 17 जजेस होने चाहिए, जो कि नहीं है, इस टाइम 15 जजेस हैं। तो उन्होंने इस चीज़ पे उन्होंने कहा कि शायद ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट काम कर। इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे ख्याल से ये है कि क्योंकि अब होता ये रहा है पीछे के जो चीफ जस्टिस साहब है माशाल्लाह से वो करते ही इस तरह रहे हैं कि जब भी गर्मियों की छुट्टियां होती थी या छुट्टियां होती थी सुप्रीम कोर्ट की, तो वो उसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाते थे, जब उन्हें पता होता था कि ये बंदा मुल्क से बाहर गया हुआ है, ये बंदा है ही नहीं, तो वो जी इजलास बुला के अपनी मर्जी के जजेस जो है ना वो कर लेते थे। तो वो लास्ट ईयर भी जो फाइज साहब हैं वो बाहर थे और इन्होंने जब ये किया तो उन्होंने फिर बड़ा इस पर एतराज़ किया था कि मैं सीनियर मोस्ट जज हूँ आपके बाद, और आप जो है वो इवन या तो ये होता ना कि आप नोटिफाई भी चीफ जस्टिस करते हैं छुट्टियां, फिर उसी छुट्टियों के अंदर जो इजलास बुला के अपनी मर्जी के जज भी लगा देते हैं, तो वो उस पर बड़ा खैर वो चीज़ें चल रही हैं। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो जो एक गहमा गहमी सी डेवलप हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी और सुप्रीम कोर्ट वर्सेस पार्लियामेंट, वो शायद रुकेगी नहीं अब अनटिल कोई इलेक्शंस का जब तक कुछ मेरे ख्याल से हो नहीं जाता ना, क्योंकि मसला यही बना हुआ है इस वक्त पार्लियामेंट और उसके दरम्यान। अच्छा, ये तो आपने कर दिया, अब फाइनल हमारी स्टोरी थोड़ी बहुत स्पोर्ट्स के ऊपर चले आते हैं। दिल थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स का बताइए। यार स्पोर्ट्स में तो काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग रही है, काफ़ी क्या कहना चाहिए एंटरटेनमेंट भी मिली है लोगों को और अच्छी चीज़ें भी हैं पाकिस्तान के लिहाज से। पर्टिकुलरली पाकिस्तान जो है वो 3-0 से लीड कर रहा है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज़, और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये था कि फ़खर जमान जो है उन्होंने इस सीरीज़ में 2 सेंचुरीज और पिछले जो मतलब ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं 3 मैचेस में लगातार सेंचुरी स्कोर की हैं,
उसकी वजह से वो वर्ल्ड नंबर 2 बन गए हैं। और पाकिस्तान का जो है ना ये बड़ी अच्छी है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज़ इस वजह से है क्योंकि पाकिस्तान आगे वर्ल्ड कप भी खेलना है वनडे का। तो उससे पहले पाकिस्तान के प्लेयर्स आप ये देख लें कि टॉप 5 में हमारे 3 प्लेयर्स हैं। बाबर फर्स्ट नंबर पे हैं, फ़खर अब सेकंड पे आ गए हैं और इमाम जो है वो 5th नंबर पे हैं। तो एक अच्छा साइन है। मतलब ये मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें बेसिकली ये था कि आप ये देख सकते हैं कि हमारी स्विच किस तरह हुई है पावर्स। मुझे भी याद है कि हम 150 स्कोर भी नहीं बनाते थे और हमारा ये होता था बॉलर्स कुछ कर लेंगे, बॉलर्स कुछ कर लेंगे, लेकिन अब शायद हमारा पावर स्विच हुआ है। अब हमारे बैट्समैन जो है ये ना बॉलर्स ठंडे पड़ जाए, ये भी तो लेकिन मैंने ये चीज देखी है कि बॉलर्स हमारे पास बहुत मतलब हमारे कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम ये कहें। हाँ, एक चीज है स्पिनर्स का बड़ा रोला डला हुआ है, और पर्टिकुलरली क्योंकि वर्ल्ड कप भी इंडिया में है तो स्पिनर्स का काफी रोल होता है एशियन पिचेस पे, तो वो एक कंसर्न है पाकिस्तान के लिए। अदरवाइज मेरे ख्याल से कि एक अच्छी चीज़ है जो कि बड़ी रेयर है। वैसे होता ऐसे ही था कि जब हम कोई मेजर इवेंट में जाते थे तो हमारी बहुत ही बुरी हालत थी, हम बिल्कुल लुढ़क के जो है ना वो इवन क्वालिफाई करते थे और क्वालिफाई करने के बाद फाइनल तक पहुंच जाते थे। और तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन होती थी। लेकिन ये फर्स्ट टाइम मैं तो अपनी इसमें फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि हम जो है ना बड़े स्टेबल और तगड़े होके जा रहे हैं। अगर वर्ल्ड कप खेलते हैं, आई डोंट नो कि नजम सेठी साहब हमारी गवर्नमेंट का फैसला करती है, फॉरेन मिनिस्टर साहब तो चले गए हैं इंडिया, अब हमारी टीम जाती है कि नहीं वो देखते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये थी कि आईपीएल में बड़ी एंटरटेनमेंट हुई है जी। वहाँ पे तो कोहली साहब और नवीन उल हक में गर्मा गर्मी, और जो कि गौतम गंभीर भी इन्वॉल्व हो गए थे बीच में एंड पे, तो वो एक चीज़। और उसके बाद नवीन उल हक ने स्टोरीज लगाई कि जो आप जैसे होते हो आपको वैसी चीज़ें मिलती हैं, जो टिपिकल पाकिस्तानी फैमिलीज की लड़ाई होता है ना, फिर व्हाट्सएप स्टेटस पे एक दूसरे का एग्जैक्टली वही। तो ये एक एंटरटेनमेंट जो कि बड़ी मतलब वो पॉपुलर हुई और वीडियोस वायरल हो गई जी मैच के एंड पे। तो मेरे ख्याल से अच्छा वो लोग कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे थे इसमें बेसिकली बाबर आजम और कोहली का, इस लिहाज से कि बाबर आजम को आपने कभी नहीं देखा होगा वो स्लेज करता हो ऑन फील्ड, वो कभी भी स्लेजिंग नहीं करता, लेकिन कोहली को अच्छा वैसे ये। और पर्टिकुलरली देखें आप, मतलब ये पर्सनल ओपिनियन है, जब आपकी फॉर्म अच्छी नहीं चल रही है एटलीस्ट आपको तब इस तरह नहीं करना चाहिए। आई बिलीव मुझे भी याद है वो लास्ट ईयर जो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था उसमें भी हालांकि आपकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही, कोहली जो है वो एक चीज को, लेकिन वो कहते हैं कि भाई मैं अगर पैशनेट नहीं होऊंगा तो मैं क्रिकेट ही छोड़ दूंगा। तो उनका एक अपना नजरिया। तो ये एक चीज थी। और इसके अलावा फुटबॉल से एक अच्छी तो नहीं कह सकते, फुटबॉल से भी एक न्यूज़ है, और फुटबॉल वर्ल्ड से ये न्यूज़ है कि एक एलिज्ड बेसिकली मिसकम्युनिकेशन हुई है मेसी और उनके क्लब जो कि PSG है उनके दरमियान। और वो बेसिकली कहने का ये है कि उनके मुताबिक ऑफ था, और वो असल में सऊदीया के टूरिस्ट एम्बेसडर हैं, मिली में कुछ एम्बेसडर के ऑफिशियल हैं, कुछ भी हैं, तो वो सऊदीया जाना चाह रहे थे उन दिनों में, क्योंकि सऊदीया बड़ी पे भी करता है अच्छा खासा, तो वो सऊदीया जाना चाह रहे थे। और उन्होंने वो एलिज्ड ये है कि मिसकम्युनिकेशन है, उनके मुताबिक ऑफ था, उनके मुताबिक ट्रेनिंग थी क्लब के मुताबिक, तो उन्होंने क्लब ने जो है आई बिलीव 2 वीक्स के लिए उनको सस्पेंड कर दिया। तो एक बड़ी न्यूज़ थी कि मतलब एक क्लब जो कि मेसी जैसा प्लेयर जिसने भी रिसेंटली वर्ल्ड कप जीता है उसको उन्होंने सस्पेंड कर दिया फॉर 2 वीक्स, जिसमें वो बेसिकली लीग 1 जो कि फ्रांस की नेशनल लीग होती है उसमें अब उनके इंपॉर्टेंट मैचेस थे आगे, जिसमें बेसिकली उनका जीतना जरूरी था, या वो मेरे ख्याल से हार नहीं सकते, ड्रॉ भी करे तो शायद वो लीग 1 जीत जाए, लेकिन वो हार नहीं सकते, तो उसमें बेसिकली खेल नहीं पाएंगे। हाँ एग्जैक्टली। एक और मैं नेशनल न्यूज़ की अपडेट दे दूं, सेंसस डिजिटल सेंसस हो रहा था, साउथ एशिया का पहला था ये, और इसके ऊपर सवाल तो उठाए जा रहे थे कि अब इसमें क्योंकि पाकिस्तान में होता है डिलिमिटेशन करनी होती है कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की, तो उसके अंदर मसला होता है, एलोकेशन रिसोर्सेज के जो होते हैं उसके अंदर मसला होता है। खैर अब मसला ये हुआ है, मसले से याद आया कि कराची की अगर आप देखें पॉपुलेशन को 2017 में लास्ट टाइम हुआ था, 2017 से अब 2023 में ओवरऑल कराची की एनुअल जो रेट है वो 2.5% बढ़ा है एनुअली कराची की। हालांकि कराची सिंध का हब है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं, और पूरे सिंध में सबसे कम आबादी जो बढ़ी है वो कराची की है, जिसकी वजह से सवाल उठाया जा रहा है, MKM भी सवाल उठा रही है। अब आप गेस करें सबसे ज़्यादा किसकी बढ़ी है? प्रोविंशियल होता है ना, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, लाड़काना पीपल्स पार्टी का हब है, लाड़काना में सबसे ज़्यादा आबादी बढ़ी है 25%, कराची में 2.5%, लाड़काना में 25%। तो इस पर अब MKM वाले कह रहे हैं कि कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि वो रेजिग्नेशन की धमकी दे रहे हैं। तो अब ये भी सवाल पूछने वाला है कि वो रेजिग्नेशन दे भी सकते हैं, उनकी इसमें है, या उन्हें जब कहा जाएगा रेजिग्नेशन का तब वो देंगे? ये सवाल है, ये लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट सवाल, ये मासूमाना सवाल है। तो ये लोग कमेंट में हमें बताएं कि MKM कर भी सकती है, नहीं कौन उन्हें कहेगा? उनके बड़े भाई कह सकते हैं, कोई भी कह सकता है, हमारे बड़े भाई कह सकते हैं, क्या तो कोई भी सकता है।
अच्छा, इसी के साथ जो एक और चीज़ है वो 2017 से 2023 के दरमियानी कंपैरिजन करूँगा। पंजाब की जो ओवरऑल पॉपुलेशन है उसमें 6% डिक्रीज़ देखा गया है, और जो बलूचिस्तान है उसमें 63% ऑलमोस्ट इंक्रीज़ देखा गया है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की कोशिश देखी जा रही है कि बलूचिस्तान में कहाँ से इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन 63% हो जाए। अब इसकी वजह से हुआ ये है कि जो हमारे इलेक्शंस में सीट्स होती हैं, प्रोविंशियल सीट्स, नेशनल असेंबली की आई थिंक सीट्स जो होती हैं, पंजाब से 8 सीट्स कम कर दी गई हैं, क्योंकि पंजाब में देखा जा रहा था कि पीटीआई अच्छी पोजीशन में है, वो डाल दी गई है। अब 7 जो है उसमें से बलूचिस्तान में और 1 सिंध में की गई है। तो अब ये एक स्टोरी थी जो मेरा ख्याल से बताना ज़रूरी है, क्योंकि अब ये अभी मसला तो अभी इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन जब ये इलेक्शन का वक्त आएगा और अगर इलेक्शन पीटीआई जीत गई या हार गई तो इस मसले को बहुत उठाया जाएगा। इसके साथ अब टेम्परेचर बहुत हाई चला गया है, तो अब आयशा आके थोड़ा लो करेंगी, थोड़ी इंटरटेनमेंट की खबरें सुनाएंगी। सुनाइए आयशा। तो इस हफ्ते जो है वो मेट गाला हुआ, जहाँ पे जिसकी थीम इस साल थी कार्ल लैगरफेल्ड, शनेल के एक डिज़ाइनर थे, उनकी ही पास्ट अवे आई थिंक 2022 में। तो 2023 में जो मेट गाला इवेंट हुआ उसमें उनको ऑनर करने के लिए सब ने जो है वो सफ़ेद और पर्ल्ड कपड़े पहने, जो बहुत सादा जो है वो आपको किम कार्दाशियन के कपड़े हो, चाहे आलिया भट्ट के। आलिया भट्ट मेरा ख्याल है ब्लैक भूल गई थी, वो सिर्फ सफ़ेद पहन के। हाँ नहीं, तो वही वाइट्स एंड पर्ल्स। अच्छा, उसका एक एंसेम्बल बहुत इंटरेस्टिंग था, यानी एवरीबडी हैड देयर ओन इंटरप्रिटेशंस, जैसे कि होता है मेट गाला पे। और अब जो है वो इसमें बात ये करने वाली है कि सबसे मज़े के कॉस्ट्यूम्स जो हैं, टेक्निकली जो है वो मेट गाला इवेंट जो है वो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स का ही होता है, एंड दैट इज़ वाई जो लुक्स आती हैं वो इतनी कोई आउटरेजियस सी होती हैं कि एवरीबडी इज़ जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू देम। एंड दिस ईयर हमने देखे 3 people शोड अप इन अ कैट कॉस्ट्यूम, और मुझे शुरू में बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि ये बिल्ली कहाँ से आ गई। सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, आपने उनका इंटरव्यू सुना है? वो तो इंटरव्यू के जवाब में भी हम म्याऊ फुल कमिटमेंट। तो जो है ना वो खैर पे पता ये चला हमें जब हमने थोड़ा सा इस पे रीड अप किया कि कार्ल लैगरफेल्ड की जो है वो एक बिल्ली है, सफ़ेद सी प्यारी सी, जो कि इवेंट पे तो नहीं आई थी, पर उसको जो है वो सबने कहा कि दैट इज देयर इंस्पिरेशन फॉर देयर आउटफिट्स, और उसको जो है वो बिल्ली बन के आ गए। उसके साथ साथ जो है वो 3 इंडियंस जिनका मुझे पता है केम टू द शो। ईशा अंबानी वाज देयर, अच्छा, उसके साथ साथ प्रियंका चोपड़ा वाज देयर। तो ऑब्वियसली वैसे कोई मजा नहीं आया सूट का। हाँ, बेसिक था, इंडियन जो थे उनका बेसिक था, वैसे मैं कोई। बट आलिया भट्ट का आई वुड से कि प्यारा नहीं प्यारा तो था, लेकिन जो एक्चुअल तरीका MET जो मेट गाला का होता है वो ऐसे ही होता है, आउटरेजियस किस्म के, अजीबोगरीब। वो बड़ा सेफ किस्म का आलिया का था ना, शायद बुलिंग से डर लगता है। बट यू नो उसमें पता नहीं कितने करोड़ मोती लगे हुए हैं, वो जो उसकी हर ड्रेस के हर इंच पे लगे हुए हैं, तो वो भी यानी इट वाज अ प्रीटी खूबसूरत ड्रेस था। हाँ, और वही बात की, अगर उसे आपने क्राफ्ट किया और हाथ से, जैसे कि यहाँ पे ट्रेडिशन होता है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट दैट सॉर्ट ऑफ लुक। अच्छा भाई, तो ये थी हमारी डायरेक्टरेट न्यूज़ की एपिसोड। कमेंट्स में हमें बताएं कि आपका वीक कैसा गुजरा, और अगर इस वीक की डायरेक्टरेट न्यूज़ की एपिसोड आपको अच्छी लगी हो, थोड़ा बहुत हमने डिफरेंट कुछ करने की कोशिश की है, डिफरेंट खबरों के ऊपर जाने की कोशिश की है, अगर ये अच्छा लगा तो आप कमेंट्स में बताएं, अपने वीक के बारे में बताएं। नेक्स्ट वीक डायरेक्टरेट न्यूज़ की जो एपिसोड है उसमें कौन सी ऐसी न्यूज़ स्टोरीज़ हैं जो आप चाहते हैं हम कवर करें, उसके बारे में बताएँ। और Thank you for watching the full video. We have noticed that most of you haven't subscribed to our YouTube channel, so we encourage you to hit the bell icon and subscribe to our YouTube channel.